गुड इवनिंग दोस्तों। चैनल आईएस थिंक टैंक में आपका स्वागत है। मैं आपका फ्रेंड पार्थ आपके सामने लेकर के आया हूँ हिस्ट्री ऑप्शनल का थर्ड लेक्चर, जो कि सॉरी फोर्थ लेक्चर। मैंने आप स्टार्टिंग में सोर्सेज के दो लेक्चर लिए थे। फिर स्टोन एज का पहला लेक्चर हमने पिछले परसों देखा था। उसमें उसमें हमने देखा था पैलियोलिथिक एज, है ना। पैलियोलिथिक, मिजोलिथिक और नियोलिथिक, ये एज देखा था। आज उसी पार्ट को, अध्याय को आगे बढ़ाते हुए स्टोन एज का सेकंड लेक्चर है, यानी टोटल लेक्चर फोर्थ। चैनल को जितना लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, उतना अच्छा। जो भी बेटा गरीब तबका है वहां तक इस चैनल को पहुंचाया जाए, जिसका सपना है आईएएस पीसीएस निकालने का, लेकिन वो नहीं निकाल पा रहा है क्योंकि वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हो कि बड़े कोचिंग संस्थान में वो इन हो। तो उनके लिए कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा, कंप्लीट सिलेबस विद हिस्ट्री ऑप्शन, कंप्लीट जीएस प्री मेंस विद हिस्ट्री ऑप्शन। ठीक है। और उसी ध्यान में विदाउट टाइम वेस्ट करने हुए मैं आपके आगे बढ़ता हूँ। इसकी पीडीएफ मेरे चैनल आईएस थिंक टैंक टेलीग्राम चैनल पे आप ले सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं मैं आपको बता दूं। आज का जो लेक्चर है वो आगे बढ़ेगा थोड़ा सा। इसमें पिछला बार स्टोन एज था, अब ये थोड़ा और आगे बढ़ेगा और दो एज इसमें आज ऐड और होंगे। दैट इज मेगालिथिक एंड चैल्कोलिथिक एज, है ना, या कैल्कोलिथिक एज। चैल्कोलिथिक एज एंड मेगालिथिक एज, इनके विषय में पढ़ेंगे। और कल का जो लेक्चर आएगा हिस्ट्री ऑप्शन का, उसमें आपको भी पता है हर चैप्टर के बाद ये एक बेस नोट्स होता है, एक एड ऑन नोट्स में पढ़ाता हूँ। एड ऑन नोट्स में चैल्कोलिथिक, मेगालिथिक, नियोलिथिक, इससे रिलेटेड तमाम स्टोन एज से रिलेटेड जो भी एडिशनल चीज होंगी वो मैं, और फिर परसों से वी विल बी स्टार्टिंग विद हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस बिगिन। तो मेगालिथिक कल्चर, देखिए मेगालिथिक एज जो है, मेगालिथिक एज जो है, इसका जो एरा है ये बहुत ही डिबेटेबल है। देखिए एंशियंट एज में लगभग हर चीज डिबेटेबल रहती है, ये भी डिबेटेबल है। तो मोटा मोटी मेगालिथिक एज को कुछ लोग मानते हैं कि ये 1100 से 500 बीसी था। ठीक है, 1100 से 500 बीसी था, मेनली पेनिनसुलर इंडिया में। कहाँ पे ये एज था? ये एज इतना फेमस नहीं है नॉर्थ इंडिया में, हालांकि अब साइट्स म्यांमार, सॉरी, मेघालय तक मिल रहे हैं, झारखंड तक मिल रहे हैं। हम लोग कल के एड ऑन नोट्स पर बात करेंगे, लेकिन मेनली पेनिनसुलर इंडिया के संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में इस चीज को पढ़ा जाता है। एक चीज कुछ लोग मानते हैं कि ये इससे आगे था, अप्रॉक्स 600 टू 100 बीसी। तो डिबेटेबल है ना, थोड़ी सी डिबेटेबल है, इसकी एज डिबेटेबल है। सर ये क्या एज था? मेगालिथिक एज या मेगालिथिक कल्चर जिसको कहते हैं। किसी एज में जो लोग रहते हैं उनका उनका रहन सहन, खान पान, पहनावा, बिजनेस ट्रांजेक्शन, तमाम चीज, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल लाइफ मिल करके उसे एक एज बनाता है ना, एक कल्चर बनाता है। तो मेगालिथिक कल्चर किसे कहते थे? इसमें एक पिकुलियर पिकुलियर या स्पेशल फीचर था इस एज के अंदर, और वो ये था कि जो ग्रेव्स थे, है ना, ग्रेव्स जो थे वो बड़े बड़े स्टोन बोल्डर्स के बने हुए थे। किसे बने हुए थे? स्टोन बोल्डर्स के बने थे। एंड दे वर ऑल्सो सराउंडेड बाई, स्टोन के बने हुए थे और दे वर ऑल्सो सराउंडेड बाई स्टोन बोल्डर्स। तो जो ग्रेव्स थे वो मेनली स्टोन्स के बने हुए थे, और बिग स्टोन्स से वो सराउंडेड भी थे, बिग बोल्डर्स थे और बिग स्टोन्स के बने हुए थे। ये इसकी पेकुलियर फीचर है। और इसकी जो एविडेंस है इस एज की, इस एज की जो एविडेंस है वो मेनली ग्रेव्स से ही आती है। कहाँ से? ग्रेव आप समझते हैं जहां लोगों को मरने के बाद दफनाया जाता है। तो मेनली इस एज की एविडेंस जो है ग्रेव्स से आती है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे चालकोलिथिक, उसकी ग्रेव एविडेंस कहाँ से आई है? उसकी एविडेंस मेनली आती है पॉटरी से। पैलियोलिथिक, मिसोलिथिक, नियोलिथिक में बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हैं, जैसे भीमबेटका केव की पेंटिंग्स वहां से आती है। यहाँ पर जो मेन सोर्स है, और भी सोर्सेज हैं, बट जो मेन सोर्सेज हैं वो हैं ग्रीव्स। ठीक है, एज मैंने आपको बता दिया। अब इसी के साथ साथ इसकी प्रॉपर्टीज, फीचर्स को देखते चलते हैं। मेगालिथिक एरा में रोमन क्वाइंस पाए गए हैं। क्या पाए गए हैं? रोमन क्वाइंस। और रोमन क्वाइंस का पाना ये बयां करता है कि, क्या बयां करता है रोमन क्वाइंस का पाना? कि ये जो था एक्सटेंड हुआ था फर्दर एज में। ये जो एरा था मेगालिथिक एरा, ये फर्दर एज में एक्सटेंड हुआ, जहां पे रोमन कल्चर के साथ
इनका बिजनेस ट्रांजैक्शन होता था, रोमन कल्चर के साथ बिजनेस ट्रांजैक्शन होता था। बिजनेस ट्रांजैक्शन होने का मतलब ही है कि रोमन कॉइन्स में आएंगे मिलेंगे। तो जो साइट्स है, कई साइट्स हैं, आगे हम देखेंगे। अधिछनलूड़ है, नागार्जुनी कोंडा है, मास्की है, हलूर है। नागार्जुनी कोंडा आंध्र प्रदेश में है, मास्की है, हलूर है कर्नाटका में। तो ये तमाम चीज ये बयां करता है कि भैया रोमन कॉइन मिले हैं तो वहां पे बिजनेस ट्रांजेक्शन था। जनरली ये अर्बन साइट्स नहीं, ये रूरल था। क्या था? रूरल कल्चर था। दिस वॉज मेनली रूरल कल्चर। और रूरल कल्चर होने की वजह से यहाँ पर एग्रीकल्चर होता था। ठीक। इसके अलावा एग्रीकल्चर के साथ साथ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स होता था। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि ये कहीं ना कहीं एक मेटल एज था। क्यों मेटल एज था? यहाँ पर आपको पाए गए हैं मेटल एज था, तो यहाँ पर बहुत सारी मेटेलिक वस्तुएं पाई गई हैं, आयरन भी पाया गया है। मतलब कि आयरन एज नॉर्थ में वैदिक एज के साथ शुरू हुआ। बिफोर वैदिक एज इंडस वैली सिविलाइजेशन तक आयरन नहीं था, लेकिन मेगालिथिक कल्चर में, पेनिनसुलर इंडिया में आयरन कल्चर का शुरुआत कहां से हुआ है? मेगालिथिक कल्चर से हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए इसको आयरन एज कल्चर भी कहते हैं। इसके अलावा कॉपर भी था, ब्रॉन्ज भी था। तो कहीं ना कहीं एक प्रॉपर्टी इसकी ये होती है कि ये मेटल एज था। क्या था? ये मेटल एज था। बोलो क्लियर है? जो जो मेन पॉइंट्स है उनको मैं ब्रैकेट में डालते जा रहा हूँ। रूरल कल्चर था, फर्दर तो एक्सप्लेनेशन। ठीक। नेक्स्ट जो जो डब्बा में होगा दैट विल बी मेन थिंग, साइड में एक्सप्लेनेशन। ठीक है। इसके अलावा जो डेब्रिस पाए गए हैं उस पर जो थिकनेस है वो ये बताता है कि ये लंबे समय तक, अब देखिए डेब्रिस के ऊपर बहुत सारे मल्टीपल लेयर्स होंगे, मतलब कई सारे दौर से वो एविडेंस गुजरा है, वो आर्टिफैक्ट गुजरा है, तो कुछ खास बात नहीं है। कुछ फेमस साइट्स हैं इसके। क्या क्या है मैंने आपको बताया। नागार्जुनी कोंडा, नागार्जुनी कोंडा आंध्र प्रदेश। मास्की फेमस हिस्ट्री ऑप्शनल के साइट्स है मैप में। कर्नाटका, हलूर कर्नाटका, थ्रिशूर काफी बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, केरला। ठीक। ये सब साइट्स हैं, प्रोमिनेंट साइट्स हैं मेगालिथिक कल्चर की। कल के लेक्चर में देखेंगे अब नए साइट्स भी मिल रहे हैं मेघालय में, झारखंड में, है ना। अच्छा। नेक्स्ट हम बात करें तो ये क्यों इंपॉर्टेंट था ये। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि फर्स्ट मेटल कल्चर विथ, मैंने आपको पहले ही बताया, इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि फर्स्ट मेगालिथिक मेटल कल्चर पेनिनसुलर इंडिया में, किसमें? पेनिनसुलर इंडिया में स्टार्ट हुआ विथ मेगालिथिक कल्चर, विथ मेगालिथिक कल्चर। इसलिए पेनिनसुलर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, पेनिनसुलर इंडिया समझते हैं ना, विंध्या रीजन से नीचे पेनिनसुलर इंडिया माना जाता है, विंध्या पर्वत से नीचे, विंध्या सतपुरा रेंज है ना। और वही एक्चुअली नॉर्थ और साउथ का डिवाइड भी, विंध्या से ऊपर नॉर्थ इंडिया माना जाता है, विंध्या से नीचे साउथ इंडिया माना जाता है। या आप कह सकते हैं पेनिनसुलर रीजन और पेनिनसुलर रीजन से नीचे साउथ इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट बात करें इनकी इकोनॉमी की। ठीक है। इकोनॉमी जो था इनका काफी डाइवर्स था। कैसे डाइवर्स था इकोनॉमी? मैंने आपको बताया एग्रीकल्चर भी करते थे। कल के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि पयमपल्ली में वीट के एविडेंस पाए गए थे। ठीक। फिशिंग करते थे, हम कल देखेंगे कल के लेक्चर में। टकाला कोटा एक साइड में साउथ में जगह है जहां पर फिशिंग नेट्स पाए गए हैं टकाला कोटा में। इसके अलावा आपको मैंने बताया राइस पाए गए हैं। राइस के जो उसे कहते हैं, आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट वर्ड्स, है ना, जो चावल में से जो येलो येलो निकलते हैं उसकी छिलके, है ना। आप कह सकते हो राइस को जब पील ऑफ करते हैं, एक राइस हस्क, सॉरी आ गया मेरे जुबान पे, राइस हस्क पाए गए हैं पयमपल्ली में, है ना। तो पयमपल्ली में राइस हस्क पाए गए हैं। तो इसके अलावा डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, कंकाल पाए गए हैं शिप के, है ना, भेड़ के, गोट्स के। तो ये बताता है कि वहां पे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स था। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि जब ये फर्दर एक्सटेंड हुआ तो इनके रोमन कल्चर के साथ इनकी ट्रेड
रिलेशन स्टेब्लिश हुई, तो ये भी इकोनॉमी। तो आप देख सकते हो प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर थोड़ा कम था या यूं कहे नहीं था, पर प्राइमरी सेक्टर बहुत ज्यादा था। इसके अलावा नोमैडिक सेक्टर भी था। कौन नोमैडिक सेक्टर? जैसे हंटिंग, फूड गैदरिंग, ये सब भी था। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि मेगालिथिक कल्चर एक ट्रांजिशन था फ्रॉम नोमैडिक स्टोन एज लाइफ टू मेटल एज एंड मोर डेवलप्ड सिविलाइज्ड एज इन पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है। और बहुत ही मल्टी डायमेंशनल आप कह सकते हो डेवलपमेंट विटनेस हुआ इस एज में पेनिनसुलर रीजन में। आगे चल करके मैंने आपको बताया रोमन्स से ट्रेड कल्चर स्टैब्लिश हुआ, और स्लोली स्लोली छोटे छोटे साइट्स थे वो आगे चल करके बड़े बड़े साइट्स में कन्वर्ट हुए, है ना। जो साइट्स थे बड़े बड़े बिग साइट्स में कन्वर्ट हुए, मास्की हलूर, अधिछानोलूर, और यही आगे चल करके सिविलाइजेशन को जन्म दिया। तो दिस वाज ऑल अबाउट मेगालिथिक कल्चर। और मेगालिथिक कल्चर से जब भी सवाल आए, ठीक है, हमेशा उसका मैप तो हमेशा हिस्ट्री ऑप्शन में बनाया करिए। मैं हर चीज में मैप बनाया था। इस बार टीपू सुल्तान पे क्वेश्चन आया था, मैंने मैसूर का हल्का का साउथ इंडिया बनाया था। तो पेनिनसुलर रीजन दिस वाज, कुछ नहीं ऐसे मैप बना के लिख दीजिए। ठीक है, मैप बनाइए, लिख दीजिए दिस वाज द क्रेडल ऑफ मेगालिथिक कल्चर, है ना। बोलो क्लियर है? आगे बढ़ो। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो है वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज चैल्कोलिथिक कल्चर। चैल्कोलिथिक कल्चर, थोड़ा सा मैं इसको बढ़ाता हूँ, अच्छा लगता है लिखना। चैल्कोलिथिक कल्चर, देखिए चैल्कोलिथिक कल्चर क्या है समझिएगा। ये पहली इंपॉर्टेंस इस कल्चर की ये है, या यूं कहे मैं इंट्रोडक्शन दे दूं, दिस वाज प्रीकर्सर टू, ज्यादा मोटा हो गया, प्रीकर्सर टू एंशियंट हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये एंशियंट हड़प्पन सिविलाइजेशन का प्रीकर्सर था, फोर रनर आप कह सकते हो। यही बेस बनाया था हड़प्पन सिविलाइजेशन को फ्लरिश करने के लिए। कई कल्चर्स इसमें फ्लोरिश करते थे, वो हम आगे बात करेंगे। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ये है, इसका मोटा मोटी एज था, वो था 2800 बीसी से, ठीक है, 2800 बीसी से मोटा मोटी आप मान लो 1500 बीसी तक ये चैल्कोलिथिक कल्चर ही था। चैल्कोलिथिक कल्चर मतलब आप समझ लो पूरा का पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन चैल्कोलिथिक कल्चर का ही एक पार्ट था। और हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड हुआ ऑलमोस्ट 1500, 1400, 1600, 1700 बीसी के आसपास। 200 250 वर्ष का गैप रहा, और उसके बाद आ गए आर्यंस। ठीक है। कुछ और महत्वपूर्ण बात, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस एज की आर्टिफैक्ट्स हैं, जहां से खबर लगती है इसके इस एज की, वो है पॉटरी। जिस तरह से मेगालिथिक कल्चर के सबसे बड़े आर्टिफैक्ट्स थे ग्रेव्स विथ स्टोन बोल्डर्स, इस एज के जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिफैक्ट्स हैं वो हैं पॉटरीज, सबसे इंपॉर्टेंट। और क्या इंपॉर्टेंट है इस एज में? ये फर्स्ट मेटल एज था इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, फर्स्ट मेटल एज इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और कौन सा मेटल था याद रखिएगा, प्रीलिम्स में यूज होता है। कॉपर था, ब्रॉन्ज था, है ना, पर आयरन नहीं था। याद रखिएगा, ये आयरन पे ही चोट मारता है यूपीसी। आयरन इस एज में नहीं था। कॉपर था, ब्रॉन्ज था, आप देखेंगे गोल्ड भी था, सिल्वर भी था, इसके भी आइटम्स मिले हैं ग्रेव्स से। ठीक है, ये था। तो आप थर्ड मिलेनियम बीसी के स्टार्टिंग में ये कल्चर एस्टेब्लिश हुआ, और ये इसलिए भी महान कल्चर था कि द ग्रेट सिविलाइजेशन हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज अ पार्ट ऑफ दिस कल्चर। कहां से ये चैल्कोलिथिक कल्चर अपना नाम लेता है? कॉपर से, कॉपर से। ठीक है, कॉपर एंड स्टोन। इस एज में स्टोन तो था ही, पर स्टोन अब स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल नहीं था एस इन स्टोन एज। कॉपर स्टोन का जगह ले लिया था, पर स्टोन भी, कॉपर जो था इट हैड रिप्लेस्ड स्टोन, उसने रिप्लेस कर दिया था स्टोन को। लेकिन स्टिल स्टोन वाज ऑल्सो यूज, ऐसा नहीं है कि स्टोन यूज होना बंद हो गया था, स्टोन वाज ऑल्सो
यूज्ड। ठीक है, साइट्स क्या थे जहां ये फ्लरिश कर रहा था, जिस साइट्स पे फ्लरिश कर रहा था, तो याद रखिएगा कई फेमस कल्चर्स हैं। ठीक, कई फेमस कल्चर्स हैं। कायथा कल्चर, कायथा कल्चर ये रिवर, ये मध्य प्रदेश के अंदर रिवर काली सिंध के वैली में है। ये इस वक्त फ्लोरिश कर रहा था। सर ये कल्चर क्या था, फिर थोड़ा बताइए डिटेल में। ओवरऑल तो चैल्कोलिथिक कल्चर था, और कुछ फीचर्स ये तमाम कल्चर में कॉमन थे, पर कुछ इनके डिफरेंट फीचर्स भी थे। तो यही कल्चर दे वेर काइंड ऑफ सबसेट ऑफ चैल्कोलिथिक कल्चर। ठीक है, कायथा कल्चर, फिर आहार कल्चर है। ठीक है, यहाँ पर आहार कल्चर है राजस्थान में, ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट आहार कल्चर है राजस्थान में। और किस नदी के वैली में है भाई, बानस रिवर के। कलर अच्छा नहीं लग रहा है, ब्लैक ही ठीक है, विजिबिलिटी है। ये बानस रिवर के वैली में है कायथा कल्चर, आहार कल्चर। फिर एक जोड़वे कल्चर था, ये महाराष्ट्र में था जोड़वे कल्चर। फिर रंगपुर कल्चर था, ये था गुजरात में। रंगपुर कल्चर कहाँ था, गुजरात में। कौन से रिवर में, घेलो रिवर के वैली में। ठीक है, सेवालदा कल्चर था, फेमस यूपीएससी मैपिंग साइट्स हैं ये सब, याद रखिएगा। आप ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं, और ये कतई मत सोचिएगा ऑप्शनल हटेगा। ऑप्शनल कहीं ना कहीं रहेगा ही 2025 के एस्पिरेंट के लिए, मे भी 26 से हट जाए, इतना जल्दी कोई चेंज नहीं होगा। सेवालदा कल्चर, ठीक है। तो ये सब कल्चर्स थे इस सिविलाइजेशन को, और यू कह सकते हैं इस चैल्कोलिथिक कल्चर के सब कल्चर्स थे। दीज वेर सब कल्चर्स, हाँ क्या था ये, दीज वेर सब कल्चर्स। ठीक, अब आते हैं पैटर्न ऑफ लाइफ, देखते हैं चैल्कोलिथिक कल्चर में क्या था पैटर्न ऑफ लाइफ। तो देखिए जो लोगों के हैबिटेट्स, हाउस सेडेंट्री लाइफ तो लोग जीने ही लगे थे, वो न्यूलिथिक एज से ही स्टार्ट हो गया था। ठीक, जो लोगों के हाउस थे वो अब सन ड्राइड ब्रिक्स से भी बने थे, और एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ था वो था कि बर्न्ट ब्रिक्स से भी बन रहे थे आपके हाउसेस। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो हाउस थे वो स्मॉल भी थे और बिग भी थे। ये दिखाता है कि वहां पर स्ट्रेटिफिकेशन होने लगा था। देखिए हिस्ट्री ऑप्शनल के आंसर लिखते समय आप आंसर प्लेनली लिखेंगे, नंबर नहीं मिलेगा। स्ट्रेटिफिकेशन डब्बे में डाल दिया और बताया कि भाई हाउसेस स्मॉल और बिग पाए गए। बिग मे बी बिग वाज ऑक्यूपाइड बाय इंपॉर्टेंट पीपल, more richer people, rich people as compared to small, which shows that there was a sort of stratification। ठीक है, इसके इसके अलावा मैंने आपको बताया जो इनकी पॉटरीज, जो मेन आर्टिफैक्ट्स हैं, पॉटरीज जो मेन आर्टिफैक्ट्स हैं उनमें कई डिजाइन्स थे, पेंटिंग्स थी, जो कि बताता है कि इनके अंदर आर्टिस्टिक स्किल्स थे। ठीक है, इसके अलावा और आगे हम बढ़ते हैं, इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी की बात करें तो एग्रीकल्चर के एविडेंस पाए गए हैं। जो पॉटरीज हैं, है ना, उनके अंदर अनाज, ग्रेन्स के स्टोरेज पाए गए हैं। ग्रेन्स यानी एग्रीकल्चर था तभी ग्रेन्स था। ठीक है, मेगालिथिक की तरफ बोन्स पाए गए हैं, जो बताता है कि शिप, गोट, इनको डोमेस्टिकेट किया जाता था। ठीक है, एग्रीकल्चर में क्रॉप रोटेशन की एविडेंस पाई गई है। ठीक है, इरिगेशन फैसिलिटीज थी। तो आप देख सकते हो कि एज कंपेयर टू प्रीवियस एराज ऑफ स्टोन एज, ये एज हद से ज्यादा एडवांस था। ठीक, मेटेलिक एज था, मैंने आपको बताया ही कौन कौन से मेटल्स थे, गोल्ड, सिल्वर,
कॉपर वाज द मेन मटेरियल, ब्रॉन्ज, ये सब, इसलिए इसको ब्रॉन्ज एज भी कहते हैं, ब्रॉन्ज एज। ठीक है, चालकोलिथिक एज। रिलीजियस लाइफ की बात करूं, ठीक है, रिलीजियस लाइफ की बात करूं, तो मेल गॉड्स कम थे। ठीक है, मेल गॉड्स कम थे, मेनली फीमेल गॉड्स, गॉडेस की चर्चा होती थी। ठीक है, मैंने कुछ कल्चर आपको बता ही दिए। धीरे धीरे, चूंकि ये बेसिकली क्या था, ये जो सिविलाइजेशन जो एज था, ये बेसिकली आप कह सकते हो रूरल था। क्या था? रूरल एज था, रूरल कल्चर था। लेकिन इसी के रूरल साइट्स स्लोली स्लोली अर्बन में कन्वर्ट होते गए, और आगे चल के अब ये सॉ अ ग्रेट सिविलाइजेशन, वी ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन। और कई किताब तो लिखती हैं कि ये सारे कल्चर दे वर एग्जिस्टिंग कंटेम्प्ररी साइमल्टेनियसली विथ हड़प्पन सिविलाइजेशन, और उनसे ये ट्रेड भी करते थे, कई एविडेंस है इसके। ठीक है, अच्छा, स्ट्रेटिफिकेशन का एक और यहाँ पर स्ट्रेटिफिकेशन की चर्चा है। जो ग्रेव्स हैं, जो ग्रेव्स हैं लोगों के, वो अलग अलग टाइप के, कई जो है गोल्ड सिल्वर की कॉस्टली आइटम्स निकलते हैं, क्योंकि ग्रेव के साथ लोगों को बरी किया जाता था। यही चीज मेगालिथिक में भी था, ग्रेव के साथ लोगों को बरी किया जाता था, विच यूज टू शो, मेगालिथिक में बताना भूल गया, जो भी इसका मतलब था, ये मेगालिथिक कल्चर के लोग भी लाइफ आफ्टर डेथ में विश्वास करते थे। सेम सिचुएशन हियर, कि ग्रेव्स में लोग को पाए जाते थे, और साथ में बहुत सारे पॉटरी और गोल्ड सिल्वर के आइटम्स पाए जाते थे, विच अगेन शोज दैट पीपल बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ। और कुछ ग्रेव्स में से सस्ती आइटम्स पाई गई हैं, कुछ ग्रेव्स में से महंगी आइटम्स पाई गई हैं, विच शोज अगेन अ काइंड ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। बोलो यस और नो। ठीक है, जो मैं कुछ साइट्स थे जैसे रंगपुर कल्चर, दैमा नरपुर, दैमाबाद से वालदा, ये आगे चल के महाराष्ट्र रीजन के अंदर बड़े बड़े टाउन्स बने। तो वही मैं कह रहा हूँ कि चाल्कोलिथिक जिस तरह से मेगालिथिक एक सिविलाइजेशन का बेस बनाया पेनिनसुलर इंडिया में, चाल्कोलिथिक इंडिया के वेस्ट नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कहीं ना कहीं एक बेस बनाया फर्दर सिविलाइजेशंस को स्टार्ट होने में। बोलिए क्लियर है? मैंने देख लो, लगभग मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। ठीक है, कुछ भी ऐसा कुछ खास इसमें नहीं रह गया है। इसी के साथ आज का ये लेक्चर समाप्त होता है। चैनल को जितना लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, अच्छा होगा। कल का लेक्चर भी स्टोन एज का जो एडॉन्स बच गया हर एज का, हमने देखिए नियोलिथिक, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, मेगालिथिक, चाल्कोलिथिक, पर इसे बहुत कुछ और है। मैं आपको बताया हूँ कि एक मैं बेस नोट्स लाता हूँ, एक एड ऑन नोट्स लाता हूँ। तो नेक्स्ट जो आएगा वो एड ऑन नोट्स आएगा इस पूरे स्टोन एज पे, फिर उसका हड़प्पन सिविलाइजेशन। थैंक यू, जितना हो सके गरीब से गरीब तबका पे आप इसे पहुंचाएं। ठीक है, ताकि मेरा जो सपना नहीं पूरा हुआ ब्यूरोक्रेसी आईएएस में जाने का, वो आपका पूरा हो सके मेरे माध्यम से, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आईएएस चैनल थिंक टैंक की तरफ से आपका हार्दिक, आपको शुभकामनाएं आने वाले परीक्षाओं के लिए, और सभी को गुड नाइट, सब्बा खैर, शुभ रात्रि, बाय। इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप आईएएस थिंक।